नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के बारे में। जी हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ से आपको हर एग्ज़ाम में डेफिनेटली काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं बताता जाऊं आपको वैसे वैसे चीज़ें ध्यान में रखनी है। कहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूरी जानकारी हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये टेबल आपको याद रखनी है। आप जब भी आर्थिक समीक्षा ओपन करो तो सबसे पहले यही टेबल आपके सामने आती है, जिसमें पूरी जानकारी, पूरा सारांश आर्थिक समीक्षा का आपको देखने को मिल जाता है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की। तो ये दो कीमतों पर पूछा जाता है, स्थिर और प्रचलित। दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर कितना कितना है। तो 2024-25 के जो आंकड़े हैं ये परिवर्तित आंकड़े हैं, क्योंकि पिछली बार जो आर्थिक समीक्षा थी उसमें अग्रिम अनुमान थे, लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ संशोधन किया गया है। 2025-26 के जो आंकड़े दिए गए हैं ये अग्रिम अनुमान है, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को समाप्त होता है, तो तब तक ये इतना रहने का अनुमान बताया गया 2025-26 के लिए। तो स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2025-26 में 9,81,807 करोड़ रुपए, यहाँ पर देखो दिया हुआ है करोड़, तो 9,81,807 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। स्थिर कीमतों पर 2011-12 की कीमतों के अकॉर्डिंग। प्रचलित कीमतों पर कितना है, तो 18,75,413 करोड़ रुपये। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इसको भी आप याद रख सकते हैं। 24-25 और 25-26 ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो स्थिर कीमतों पर जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना है, यानी वृद्धि उसमें कितनी हुई है, तो 8.66% है वो स्थिर कीमतों पर वृद्धि होने का अनुमान है। आप देख सकते हैं 9,03,000 से सीधा 9,21,807 रहने का अनुमान बताया, यानी 8.66% की इसमें बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि दर है। प्रचलित कीमतों पर कितनी है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो 17 लाख से ये 18 लाख के आसपास पहुंच रहा है, यानी पहले जो वृद्धि थी 11.77% की वृद्धि दर थी प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, जो कि अब 10.24% रहने का अनुमान है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है सकल राज्य मूल्यवर्धन, जिसमें योगदान पूछा जाता है, क्षेत्रवार योगदान। तीन चीज़ें होती है, कृषि, उद्योग और सेवाएं, और इसमें भी स्थिर और प्रचलित कीमतें दोनों के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। 2025-26 का डेटा है वो अपने को ध्यान में रखना है। अग्रिम अनुमानों के आधार पर जो कृषि क्षेत्र का योगदान है सकल राज्य मूल्यवर्धन, जो 2011-12 की कीमतों यानी स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान 25.33, फिर उद्योग का 28.21%, फिर सेवाओं का 46.46% रहने का अनुमान है। इसमें सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है, आप देख सकते हैं, और सबसे कम इसमें कृषि क्षेत्र का है। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह है सकल राज्य मूल्यवर्धन, इसमें क्षेत्रवार योगदान। फिर अगर बात करें तो प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में अगर बात करें तो कृषि का आप देख सकते हैं 25.74, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है। इसके अलावा उद्योग क्षेत्र का 26.55, फिर सेवा क्षेत्र का 47.71, यानी इसमें भी वही है आप सबके सामने कि सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा हो गया और कृषि क्षेत्र का सबसे कम हो गया। तो ये प्रतिशत के आधार पर है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर पूछा जाता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, 2025-26 का ध्यान में रखना है। तो 2025-26 का स्थिर कीमतों पर 8,59,333 करोड़ रुपये और प्रचलित कीमतों पर 16,85,118 करोड़ रुपये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है। प्रति व्यक्ति आय एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, स्थिर कीमतों पर कितनी है, प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर कितनी है। तो स्थिर कीमतों पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,03,189 रुपये रहने का अनुमान है, ये रुपए में है सिर्फ। फिर प्रचलित कीमतों पर
2,02,349 रुपये। ये अग्रिम अनुमान है, आप यहाँ से देख सकते हैं 2024-25 का जो संशोधित है, 25-26 का अग्रिम अनुमान है। फिर दोस्तों बात करते हैं सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो प्रतिशत की अगर बात करें तो ये अभी आया नहीं है, 2024-25 का इसमें आप देख सकते हैं 5,02,412 करोड़ रुपए। और इसमें जो अगर बात करें प्रतिशत की तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 2024-25 का 29.53% है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें कृषि उत्पाद सूचकांक, जो कृषि उत्पाद सूचकांक भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक का, इसमें 100 को आधार मानते हुए 24-25 का 243.55 आप याद रख सकते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन ये मेट्रिक टन में मापा जाता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2025-26 में 283.98 मेट्रिक टन, 98 लाख मेट्रिक टन आपको ध्यान में रखना है। और ये एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। फिर अगर बात करें दोस्तों औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तो 2025-26 का 153.29 है। इसमें आधार वर्ष 2011-12 को 100 मानते हुए माना गया है। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999-2000 है, इसमें 100 माना है। और इसमें अगर बात करें तो 399.74 है। प्रतिशत परिवर्तन इसमें कितना हुआ है तो 0.76% परिवर्तन इसमें हुआ है। 396 से देख सकते हैं आप 399 लमसम हो गया है। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मेगावाट में मापी जाती है। 31,556 मेगावाट है अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता। वाणिज्य बैंक साख 6,91,943 करोड़ रुपए। तो ये इतनी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा अगर बात करें तो भौगोलिक क्षेत्रफल, ये आप देख सकते हैं, ये तो बेसिक सी जानकारी है जो भूगोल में आप सभी ने पढ़ी होगी। 3,42 जो लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का भी आप देख सकते हैं, जनसंख्या 6.85 करोड़, दशकीय वृद्धि दर 21.3%, 2001 से 11 तक। घनत्व 200 है, भारत का 382 है। ये कंपैरिजन में ये हर आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ होता है, बेसिक सी जानकारी है। कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की अगर बात करें जनगणना के अकॉर्डिंग, इसमें 24.9% और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 75.1। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अनुसूचित जाति की भी आप देख सकते हैं, तो इसमें अपने को खास तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें कार्य सहभागिता दर पूछी जाती है, राजस्थान की 43.6। साक्षरता दर भी आप याद रख सकते हैं, बेसिक से आप सभी को पता होगा, आप तैयारी करने वाले हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये वही है। इसके अलावा मातृ मृत्यु अनुपात, ये प्रति लाख जीवित जन्म इसमें 86 है। शिशु मृत्यु 29 है। और इसके अलावा अशोधित मृत्यु दर, इसमें प्रति हज़ार की अगर बात करें तो ये 5.9 है। तो ये बेसिक सी जानकारी है जो आपको भूगोल में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों विकसित राजस्थान 2047 के 13 क्षेत्रों की। तो ये नई जानकारी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 13 क्षेत्र कौन से हैं विकसित राजस्थान 2047 के, जिसमें पहला है कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन, औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास, आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा एवं अनुकूलता, पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं और वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति। तो ये 13 क्षेत्र है। फिर दोस्तों ये एक जिला एक उत्पाद जो पंच गौरव की सूची है, तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, PDF फाइल में आपको मिल जाएगी। 40 जिलों के अकॉर्डिंग ये सूची है, वो आप याद रख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जैसे आपका ज़िला झुंझुनू है तो आपको सारे ज़िलों का याद रखना है, कम से कम आप जिस ज़िले में रहते हैं उसका तो आपको याद रखना अनिवार्य है। झुंझुनू का जैसे उपज हो गया सरसों, वनस्पति प्रजाति नीम होगी, उत्पाद हो गया जो लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, पर्यटन स्थल लोहागल तीर्थ, और खेल हो गया बास्केटबॉल। तो 5 चीज़ें हैं ये पंच गौरव योजना के तहत, इसमें 41 जिलों के अकॉर्डिंग दिया हुआ है जो आप याद रख सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर 2025-26 में योगदान की। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रचलित मूल्यों पर जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जो सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान की अगर बात करें तो इसमें 4.41 लाख करोड़ में से अगर बात करें तो फसल में 42.61% योगदान है, मत्स्य क्षेत्र का 0.54%, वानिकी और लॉगिंग का 7.49% और
पशुधन का 49.35% सबसे ज़्यादा है, तो ये भी एग्ज़ाम में आता है। फिर दोस्तों भू उपयोग सांख्यिकी 2024-25 की अगर बात करें तो इसमें जो भूमि का किस प्रकार से उपयोग हो रखा है वानिकी के लिए आप देख सकते हैं इसमें 8.30%। इसके अलावा अन्य चालू पड़त भूमि का हो गया 5.62%। ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 53.2%, जो सर्वाधिक है। सर्वाधिक ये है। और सबसे कम आप याद रख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं 4.81%, यानी स्थायी चारागाह एवं अन्य गोचर भूमि ये इसमें सबसे कम प्रतीत हो रही है 4.81%। तो सबसे ज़्यादा याद रख लो, सबसे कम याद रख लो। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान में जो कृषि जलवायु क्षेत्र, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 10 जलवायु क्षेत्र में इसमें विभाजित किया जाता है। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो वन है, जिसमें जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा जिले हैं, जो खरीफ की फसलों में बाजरा, मोठ एवं तिल, रबी में गेहूं, सरसों एवं जीरा। फिर है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, जिसमें हनुमानगढ़, गंगानगर का क्षेत्र आता है। कपास एवं ग्वार इसमें खरीफ की फसल है। गेहूं में जो रबी में गेहूं, सरसों एवं चना। अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, चूरू का कुछ आंशिक भाग, जिसमें रतनगढ़, सरदार, सरबीदासर एवं सुजानगढ़। जो प्रमुख खरीफ की फसल बाजरा, मोठ एवं ग्वार, और रबी में गेहूं, सरसों एवं चना। अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र जो 2A, जिसमें नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जिसमें चूरू का, रतनगढ़, सरदार, सरबीदासर एवं सुजानगढ़ तहसील को छोड़कर बाकी के जो तहसील है वो इसमें शामिल है। खरीफ की फसलों में बाजरा, गवार एवं दलहन, रबी में सरसों एवं चना। फिर लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र 2B, जिसमें जालोर, पाली, सिरोही, जिसमें पिंडवाड़ा, अबू रोड तहसील को छोड़कर, एवं ब्यावर का जो आंशिक भाग, जिसमें जैतारण और ब्यावर तहसील इसमें शामिल है। खरीफ की फसलों में बाजरा, जवार और तिल, और रबी में गेहूं और सरसों। फिर अगर बात करें तो अर्ध शुष्क एवं पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, ब्यावर, जैतारण, ब्यावर तहसील को छोड़कर, जिसमें खैरतल, तिजारे एवं कोटपुतली, बहरोड भी शामिल है, जिसमें तो खरीफ की फसलों में बाजरा, गवार एवं जवार, और रबी में गेहूं और सरसों, चना। फिर बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, डीग इसमें शामिल है। बाजरा, ग्वार एवं मूंगफली इसमें जो खरीफ की फसल है, और रबी की फसल गेहूं, जौ, सरसों एवं चना। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जिसमें बड़ी सादड़ी तहसील को छोड़कर इसमें शामिल होते हैं, और इसमें राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही का जो आंशिक भाग है, जिसमें पिंडवाड़ा, अबू रोड तहसील भी इसमें शामिल है। मक्का, दलहन एवं ज्वार इसकी खरीफ की फसल है, और रबी की फसल गेहूं और चना। फिर आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र 4B, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर एवं चित्तौड़गढ़, जो आंशिक रूप से इसमें चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी तहसील इसमें शामिल है, जो खरीफ की फसलों में मक्का, धान, ज्वार एवं उड़द, रबी की फसलों में गेहूं और चना। फिर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, जो हाड़ौती का क्षेत्र हो गया, खरीफ में ज्वार एवं सोयाबीन, और रबी में गेहूं और चना इसमें शामिल है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाकी अगर बात करें तो इसमें आपको टोटल खाद्यान्न उत्पादन आपको ध्यान में रखना है। कुल खाद्यान्न उत्पादन इसमें कितना है, तो यहाँ पर अनाज आप देख सकते हैं 2025-26 का अग्रिम अनुमान है ये फसलों की। अगर बात करें तो इसमें 236.85, जो टोटल अगर बात करें तो 236.85 हेक्टेयर क्षेत्र में तो मैट्रिक टन है। 236.85 लाख मैट्रिक टन कुल अनाज उत्पादन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खरीफ का आप अपने अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं, लेकिन दलहन की अगर बात करें तो 47.13। ए और बै को अगर मिला लिया जाए तो एक खाद्यान्न होता है, तो खाद्यान्न उत्पादन 238.98 हमने टेबल में स्टार्टिंग में पढ़ा था। तिलहन का 100.46 लाख मैट्रिक टन। फिर अगर बात करें रबी की, तो रबी आप देख सकते हैं यहाँ पर। रुई की अगर बात करें तो कपास यानी रुई 17.94 जो लाख गांठ है, यानी प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम होता है। फिर यहाँ से भी एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर राजस्थान किन किन फसलों में प्रथम स्थान पर है, किन में दूसरे स्थान पर, किस में तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम स्थान राजस्थान यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी राई, सरसों, बाजरा, तिलहन, मोटा अनाज और गंवार, यहाँ पर राजस्थान का पहला स्थान है। राई सरसों में हिस्सेदारी राजस्थान की देश में कुल उत्पादन में अगर बात करें तो 43.43, बाजरा में 41.34%, तिलहन में 23.61%, फिर मोटा अनाज में 14.21% और ग्वार में 88.80% योगदान है कुल ग्वार में।
वहीं अगर बात करें तो इसमें दूसरे स्थान पर आप देख सकते हैं, लेकिन अपने को राजस्थान का याद रखना है। तो राजस्थान की अगर बात करें तो मूंगफली में राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहला हो गया गुजरात का मूंगफली में योगदान 19.91%। फिर चना में राजस्थान का जो चना, दलहन और सोयाबीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा स्थान है राजस्थान का, और इसमें मूंगफली में दूसरा हो ही गया है। 17.39% चना में योगदान, 13.76% दलहन में और 8.96% सोयाबीन में योगदान हो गया राजस्थान का। फिर दोस्तों यहाँ से भी एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन कि कितने अस्पताल है। 267 जो अस्पताल है एलोपैथिक चिकित्सा की अगर बात करें तो 15,292 उप के अंदर है, 118 मातृ एवं शिशु कल्याण के अंदर है, 183 औषधालय है। जो चिकित्सा संस्थानों की स्थिति है इसमें बताई गई है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्योग क्षेत्र में जो प्रचलित मूल्यों पर किस प्रकार से क्या योगदान रहता है। तो इसमें खनन एवं उत्खनन 12.42%, टोटल सकल राज्य मूल्यवर्धन 4.26 लाख करोड़ में से ये योगदान है 12.42%। सबसे ज़्यादा निर्माण क्षेत्र का होता है 35.2, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं 40.52%, यानी विनिर्माण क्षेत्र का फर्स्ट ये है सबसे ज़्यादा। फिर निर्माण क्षेत्र का 2 नंबर हो गया। फिर बात करते हैं तो 3 नंबर आप देख सकते हैं खनन एवं उत्खनन, 4 नंबर फिर विद्युत गैस एवं जलापूर्ति, ये भी एग्ज़ाम में आते हैं। फिर ये आप देख सकते हैं खनिज क्षेत्र का ये बहुत ही शानदार जानकारी दी गई है, जिसमें एकमात्र उत्पादक खनिज यहाँ पर लिख रखे हैं कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक, एस्क, सेलेनाइट, होलेस्टोनाइट, ये एकमात्र उत्पादक है राजस्थान। फिर पोटास में 94% हिस्सेदारी, सीसा, जस्ता, जिसमें अन्य राज्यों की अगर बात करें तो राजस्थान की जो टोटल देश में हिस्सेदारी सीसा एवं जस्ता की 89%, चांदी एस्क की 88%, होलेस्टोनाइट की 88%, गेरू की 81%, जिप्सम की 82%, वोलेस्टोनाइट की 75%, फ्लर्स अर्थ की 74%, डोलोमाइट की 72% हिस्सेदारी, फेल्सपार की 66%, मार्बल की 63%, एब्सटेस की 61%, तांबा एस की 54%, कैल्साइट की 50%, इसके अलावा सोप स्टोन की 49% और बालकले की 38%, रॉक फॉस्फेट की 31% हिस्सेदारी, फ्लोराइड की 29%, टंगस्टन की 27%। तो ये हिस्सेदारी है वो दे रखी है खनिज के लिए। फिर यहाँ से भी एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। तो बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड रोमांस ऑफ राजस्थान को आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट जो मुंबई में हुआ था 1 फरवरी को, ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था राजस्थान को। डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड ये पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के द्वारा जर्मनी में 4 से 6 मार्च 2025 के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किया गया। विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर दिया कुमारी को दिया गया था, ये भी 4 से 6 मार्च को ही प्रदान किया गया था जर्मनी में आयोजित कार्यक्रम में। बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड ये 28 मार्च को नई दिल्ली में इंडिया टूरिज्म सर्वे अवार्ड 2025 के दौरान दिया गया। बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड ये भी 28 मार्च को नई दिल्ली में कुंभलगढ़ फोर्ट के लिए प्राप्त हुआ था। बेस्ट क्यूलिनरी डेस्टिनेशन अवार्ड नई दिल्ली में 28 मार्च को ही बीकानेर शहर के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। बेस्ट पवेलियन अवार्ड ये कोलकाता में आयोजित 12 जुलाई को जो ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बेस्ट सस्टेनेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस इन इंडिया अवार्ड बेंगलुरु में आयोजित इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में 24 जुलाई को दिया गया। बेस्ट पवेलियन अवार्ड ये 30 जुलाई को गुजरात में जो ट्रैवल फेयर में अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड राजस्थान को गांधीनगर में आयोजित 2 अगस्त को जो गुजरात ट्रैवल फेयर के दौरान मिला था। बेस्ट डिज़ाइन इन डेकोरेशन अवार्ड ये मुंबई में आयोजित जो ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में 13 अगस्त को दिया गया। बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड ये नई दिल्ली में 22 नवंबर को आउटलुक ट्रैवल में प्राप्त हुआ था। बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड ये पुणे में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में 29 नवंबर को दिया गया। तो ये पुरस्कार है, ये भी एग्जाम में आते हैं। द कल्चरल कैलिडोस्कोप अवार्ड ये हैदराबाद में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में 6 दिसंबर को लेटेस्ट हाल ही में दिया गया था। तो ये अवार्ड है वो प्राप्त हुए थे। इसके अलावा ये डीपली यहाँ पे दिया गया है किस प्रकार से जो सकल राज्य मूल्य वर्धन राजस्थान का रहा है, वृद्धि दर किस प्रकार से है, तो ये हम टेबल में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पूरी जानकारी है इसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो अक्सर एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।